आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक लेंगे, गुर्जर प्रतिहारों का उदय। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे इतिहासकारों ने राजपूत युग की संज्ञा दी। इस युग में केंद्रीय सत्ता का अभाव था तथा संपूर्ण उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इस युग में जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, उनमें बंगाल के पाल, जैजाक भुक्ति के चंदेल, कन्नौज के गहडवाल, अजमेर के चहमान, गुजरात के चालुक्य तथा धारा के परमार उल्लेखनीय हैं। इन सभी राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार राजवंश एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में सामने आया। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन मारवाड़ से प्रारंभ किया और बाद में क्रमशः उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनाया। सर्वप्रथम हम जानेंगे गुर्जर प्रतिहार कौन थे। यह विवादास्पद विषय है। सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का प्रयोग 7वीं शताब्दी के कवि और लेखक बाणभट्ट की रचनाओं तथा युवान च्वांग की यात्रा वृत्तांत में किया गया। युवान च्वांग ने अपने वृत्तांत में गुर्जर राज्य क्यू चू चे लो तथा उसकी राजधानी भीनमाल को उन्होंने लिखा है पी लो मो लो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जोधपुर शिलालेख का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ये 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में गुर्जर प्रतिहार मारवाड़ में रह रहे थे। यह राजस्थान का पश्चिमी भाग था जो गुजरात कहलाता था। इसलिए प्रतिहारों को गुर्जरेश्वर तथा अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहार कहा गया। भगवान लाल इंद्र जी ने गुर्जरों को गुर्जर कहा है और ये कुषाणों के साथ भारत आए थे। डॉक्टर ओझा गुर्जरेश्वर अथवा गुर्जर शब्द को देश विदेश का द्योतक मानते हैं, किसी जाति का नहीं है ये द्योतक। कनिंधम ने गुर्जरों को यूची जाति का वंशज बताया है, जबकि R.D. भंडारकर ने गुर्जरों को कैस्पियन सागर के निकट रहने वाली खज्जर जाति का माना है। कर्नल टॉड ने गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख राजस्थान में 4 प्रमुख क्षत्रिय वंशों परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चहमान में किया है तथा इनकी विदेशी उत्पत्ति की स्थापना की है। स्मिथ और क्रुक ने इन्हें विदेशी हूणों का वंशज माना है, परंतु पुरातात्विक स्रोतों एवं समकालीन ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि गुर्जर प्रतिहार शुद्ध भारतीय मूल के थे। इनकी पुष्टि C.V. वैद्य, G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, K.M. मुंशी, D.C. गांगुली, V.N. पुरी ने की है। प्रतिहार हूणों के वंशज होते तो प्रतिहारों का कोई भी सामंत उनके विषय में हूणों का मान मर्दन करने वाले या उनका उन्मूलन करने वाले जैसे शब्दों का प्रयोग करने का साहस नहीं करता। प्रतिहारों के अभिलेखों तथा समकालीन साहित्यिक साक्ष्यों में उन्हें रघुकुल वंशीय क्षत्रिय तथा राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। घटियाला अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को जाति से ब्राह्मण बताया गया है।
प्रतिहारों को प्राचीन सूर्यवंश से संबंधित तथा मूलतः ब्राह्मण और बाद में क्षत्रिय वर्ण तथा एवं कार्य अपनाने वाला ब्रह्म क्षत्रिय मानना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। गुजरात प्रदेश में शासन करने के कारण वे गुर्जर तथा भारत में उत्तर पश्चिमी द्वार पर विदेशी आक्रांताओं का सफल प्रतिरोध करने के कारण वे प्रतिहार कहलाए। संभव है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ गुजरात के शासकों के प्रतिहार के रूप में किया हो और वे कालांतर में गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे। अब देखते हैं उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों की 3 शाखाएं हुई हैं: मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, जालोर, कन्नौज, उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार और भड़ोच के गुर्जर प्रतिहार। अब देखते हैं जालोर, कन्नौज और उज्जैन के प्रतिहार वंश के प्रवर्तक रहे हैं नागभट्ट, को भी राम का प्रतिहार मेघनाद के युद्ध का अवरोधक बताया गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि वास्तविकता यह है कि गुर्जर प्रतिहार, जिनका उद्भव मंडोर से था, हरिश्चंद्र के समय से ही उनके वंशज राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्नौज आदि पड़ोसी देशों में जा बसे और इधर उधर राज्य स्थापना करने लगे। जितने समय में एक स्थान पर बने रहे तब तक वह स्थान राजधानी के रूप में चलता रहा। नागभट्ट प्रथम उज्जैन की गुर्जर प्रतिहार शाखा का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इस वंश का ये संस्थापक माने जाते हैं। इनका कार्यकाल रहा है 730 ईस्वी से 760 ईस्वी। प्रारंभ में यह चापवंशी शासकों का सामंत या चापवंश के पतन के बाद सामंत थे और चापवंश के इसके पतन के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और जालोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। कुछ अभिलेखों में नागभट्ट के नागावलोक भी कहा गया है। नागभट्ट को जिस क्षेत्र में वह राज्य करता था उसे गुजरात नाम से जाना जाता था। अब है अरब आक्रांताओं का प्रतिरोध। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि अरब आक्रांताओं पर विजय की थी। नागभट्ट ने उन्हें भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया। ग्वालियर प्रशस्ति में यह पंक्ति इसका उल्लेख करती है। पंक्ति है कि मलेच्छ शासक की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला वह मानो नारायण स्वरूप लोगों की रक्षा करने के लिए उपस्थित हुआ। भड़ोच विजय। भ्रतवंड सेकंड के हतोद अभिलेख से ज्ञात होता है कि जयसिंह थर्ड को परास्त कर भड़ोच पर विजय हासिल की। भड़ोच पर उस समय अरब आक्रमणकारियों का कब्जा था। राष्ट्रकूटों से संघर्ष जिस समय नागभट्ट प्रथम मालव और राजपूताना के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर राज्य विस्तार कर रहा था, उसी समय दक्षिण में चालुक्यों को परास्त कर राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग ने अपनी सत्ता स्थापित की। संजन ताम्राभिलेख में से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर नागभट्ट को हराया था। संजन ताम्रपत्र समानगढ़ अभिलेख एलोरा गुहालेख से ज्ञात होता है कि दंतीदुर्ग ने वहां पर विजय प्राप्त करके हिरण्यगर्भ नामक एक महादान यज्ञ भी किया था। उसमें गुर्जर शासकों को प्रतिहारों का कार्य करने के लिए विवश किया। राष्ट्रकूटों से संघर्ष का वर्ष जो है वो ज्ञात नहीं है। अब देखते हैं कुकस्त। नागभट्ट के पश्चात कुकस्त जो इसका भाई था वो शासक बना था। ये निर्बल और अयोग्य शासक था। फिर है देवराज।
देवराज कुकस्त का छोटा भाई था। ग्वालियर प्रशस्ति में अनेक राजाओं और उसके पक्षधरों को हराने वाला इसे कहा गया है। देवराज के शासनकाल में प्रतिहार राज्य पर बाहरी तथा आंतरिक संकट घिराया था, जिसका सामना जो है सफलता से देवराज ने किया। अनुमानित इसका शासनकाल है 760 से 780 ईस्वी। फिर लेते हैं वत्सराज। वत्सराज ने जिस समय वो गद्दी पर बैठे थे, अनेक राजकुल अपने साम्राज्य विस्तार में संलग्न थे। इनके राज्य विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने इतिहासकार वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की नींव डालने का श्रेय प्रदान करते हैं। अब है राष्ट्रकूटों से संघर्ष। राष्ट्रकूट, जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में देखा कि राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे। इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। इसने डेक्कन में राष्ट्रकूटों को एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने गुर्जरों को हराने के बाद मालवा पर अधिकार कर लिया। उसने कीर्तिवर्मन द्वितीय को भी पराजित कर चालुक्य राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, जो इस साम्राज्य का महान निर्माता था। कृष्ण प्रथम ने वैगी के चालुक्यों और गंगों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। इसने एलोरा की चट्टानों को काटकर एक विशाल कैलाश मंदिर भी बनवाया था और इसका उत्तराधिकारी जो है वो गोविंद तृतीय रहा था। और कन्नौज राष्ट्रकूटों से अब देखते हैं इनका संघर्ष कैसे हुआ। कन्नौज नामक उत्तर भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक नगर को लेकर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में प्रतिहार राजवंशों की ओर से वत्सराज ने भाग लिया। इसी दौरान उसे राष्ट्रकूट शासकों से संघर्ष करना पड़ा। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के द्वारा वत्सराज की पराजय हुई। ध्रुव से पराजित होकर वत्सराज मरुदेश यानी राजपूताना में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए। धर्मपाल, वत्सराज व ध्रुव की राजनीतिक और सैनिक महत्वाकांक्षाएं आपस में टकरा रही थी। ये तीनों ही राजवंश भारत में सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। यही कारण है कि जब वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित करने में सफलता प्राप्त की, तब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव उसकी सफलता को सहन नहीं कर सका, क्योंकि इस सफलता के द्वारा उत्तर भारत में वत्सराज की सर्वोच्चता स्थापित हो रही थी। इसलिए उसने गौड़ अभियान से लौटती वत्सराज सेना पर आक्रमण किया। वत्सराज पराजित हुआ, जिसका विवरण कवलयमाला तथा दौलतपुर व ओसियां के अभिलेखों में भी किया गया है। ध्रुव से पराजित होने के बाद वत्सराज अपनी सर्वोच्चता को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। अब है नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज का पुत्र था ये और 805 ईस्वी से 833 ईस्वी में इन्होंने शासन किया है। अपने वंश के गौरव को इन्होंने बढ़ाया। इसने आंध्र, सिंध, विदर्भ, कलिंग आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की तथा आनर्त, मालव, किरात, कुरुष्क, वत्स और मत्स्य आदि प्रदेशों पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित किया। इसने उत्तर भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता की स्थापना करके अपनी पैतृक राजधानी उज्जैन को छोड़कर उन्होंने कन्नौज बना दी। तो अब कन्नौज जो है वो शक्ति का केंद्र बन गया। अब है उत्तर भारत का विजय अभियान और राष्ट्रकूट। नागभट्ट द्वितीय के समय
उत्तर भारत पाल राष्ट्रकूट वंशों के आतंक से पीड़ित था। दोनों शक्तिशाली वंश थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत उत्तर भारत से दूर थी। ऐसी स्थिति में अधिक समय तक उत्तर भारत में रहकर सुदृढ़ आधार प्रदान नहीं कर सकते थे, जिसकी व्यवस्था का लाभ जो है धर्मपाल को मिला। आंध्र, विदर्भ, सिंध और कलिंग राजा राष्ट्रकूट आक्रमणों से भयभीत थे। गोविंद तृतीय के अधिकारों में विदर्भ था। यहाँ के राजा ने नागभट्ट द्वितीय से मित्रता कर ली थी। नागभट्ट द्वितीय और गोविंद तृतीय के मध्य युद्ध हुआ, जिससे कि गोविंद तृतीय को विजय हासिल हुई। अब है कन्नौज पर अधिकार। उत्तर भारत ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के बाद गोविंद तृतीय को वापस दक्षिण भारत की ओर लौटना पड़ा। गोविंद तृतीय के वापस लौटते ही नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर आक्रमण कर राजा चक्रायुध को पराजित कर दिया। चक्रायुध धर्मपाल का अधीनस्थ था। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उसने गुर्जर प्रतिहार सम्राट की हैसियत से परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार कन्नौज पर अधिकार होने के बाद गुर्जर प्रतिहारों का एक चरण यहीं पूरा होता है। अगले व्याख्यान में